नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के लिए मैं लाया हूं कंसेप्ट सीरीज, जिसको सोल्व करके आप ऑब्जेक्टिव को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और जो चीज बता रहे हैं उसको आसानी से कॉपी पर नोट करते रहिए, समझते रहिए और उसको याद करके रखिए, समझ के रखिए। उसके बाद आपके लिए ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। कहानी जानते हैं कि सांप के बिल में हाथ डालने के लिए उसका मंत्र जानना पड़ता है, उसी तरह से ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कंसेप्ट जानना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। तो देखिए इसमें से कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, इसमें से वो कंसेप्ट बताएंगे जो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए जरूरी है। तो चलिए पहला कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम यानी ये हो जाएगा विद्युत आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा गुणे समय। विद्युत धारा गुना समय। ठीक है, पहला हो गया इसका फॉर्मूला। दूसरे पर ध्यान दीजिएगा, इसका डायमेंशन। तो चार्ज का स्मॉल क्यू, डायमेंशन निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक जो करंट है, विद्युत धारा है, उसको दो चीजों से दर्शाया जाता है। या तो इसको I से दर्शाते हैं, या इसको A से दर्शाते हैं, दोनों से दर्शा सकते हैं। तो चलिए करंट का सिंबल I ले लेते हैं। टाइम का जो डायमेंशन होता है, टाइम का, वो होता है T होता है। तो चार्ज बराबर क्या होगा, डायमेंशन IT, क्योंकि करंट का I हो गया, धारा का I हो गया, और टाइम का क्या हो गया, T हो गया। चाहेंगे करंट का A भी दे सकते हैं। ठीक है ना। डायमेंशन क्या होता है, लेंथ के लिए A पहला अक्षर, टाइम के लिए T पहला अक्षर, लेकिन करंट के लिए पहला अक्षर नहीं होता, उसके लिए I या A होते हैं। ठीक है। चलिए सी पॉइंट पर 1 कूलम बराबर हो जाएगा 3 गुना 10 का पावर 9 ESU। याद रखिएगा, ESU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो, S का मतलब होता है स्टैटिक, U का मतलब होता है यूनिट। हिंदी हो जाएगा स्थिर वैद्युत मात्रक। हिंदी क्या हो जाएगा, स्थिर वैद्युत मात्रक। ठीक है। यानी जैसे होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 केजी में 1000 ग्राम, उसी तरह से 1 कूलम में होता है 3 गुना 10 का पावर 9 ESU। जिस ESU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी स्थिर वैद्युत मात्रक। चलिए सी के बाद आते हैं डी पॉइंट पर। 1 कूलम जो चार्ज होता है, ध्यान दीजिएगा, आवेश होता है, वो 1 कूलम आवेश लाने के लिए 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। ठीक है। 1 कूलम का आवेश लाने के लिए 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। ई पर ध्यान दीजिएगा। अब हमको 2 कूलम लाना होगा तो 2 से गुना कर देंगे, 3 कूलम लाना हो तो 3 से गुना कर देंगे, 4 कूलम लाना हो 4 से गुना कर देंगे, 5 कूलम लाना हो 5 से गुना कर देंगे। चलिए ई पर ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसमें पक्का लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का। क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो इसमें पक्का इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, ग्रहण हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, ग्रहण हुआ है।
इलेक्ट्रॉन उसमें आ गया है। तो बोलिए पॉजिटिव चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकलना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन बॉडी में आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को कर्जा समझना है, तो कर्जा निकल जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कर्जा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो मास क्या होगा, यहां पर मास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, घटता है। मास क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। मास यानी द्रव्यमान क्या होता है, घटता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ता है। द्रव्यमान क्या होता है, इसमें बढ़ता है। यानी इलेक्ट्रॉन के आने से मास बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन के जाने से मास यानी द्रव्यमान बढ़ता है। चलिए अगला पॉइंट पाइएगा, एफ पॉइंट पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तीन तरह के चार्ज डेंसिटी होते हैं, आवेश घनत्व होते हैं। तीन प्रकार के आवेश घनत्व होते हैं। देखिए कौन कौन आवेश घनत्व होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है लीनियर, लीनियर का मतलब होता है रैखिक, लीनियर मतलब रैखिक। दूसरा होता है सरफेस माने सतह वाला। तीसरा होता है वॉल्यूम यानी आयतन होना। लीनियर क्या होगा, एक लाइन में रहेगा, जैसे तार में, तार पर एक लाइन में होगा। सरफेस मतलब पूरे सतह पे होगा, जैसे पेज उस पर आता है, जैसे कोई चीज पेज पर आता है, पेज पर तो सरफेस होगा फिर। ठीक है, अब के तार पर रहेगा तो लीनियर होगा। वॉल्यूम होगा एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आता है। जैसे आपको जैसे पानी होता है ना टंकी में, पानी के ऊपर पानी, पानी के ऊपर पानी, पानी के ऊपर पानी रहता है, तो क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो लीनियर होता है एक लाइन में, सरफेस होता है पूरे सतह पर। ठीक है, वॉल्यूम होता है एक के ऊपर एक, वॉल्यूम होता है एक के ऊपर एक होता है। ठीक है, तो लीनियर का सिंबल होता है लैम्डा, चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय लेंथ। इसका सिंबल होता है सिग्मा, चार्ज बाय एरिया। इसका सिंबल होता है रो, चार्ज बाय वॉल्यूम। चलिए अब ध्यान दीजिएगा इस पे। इसका ए साइन क्या हो जाएगा, ए साइन मात्रक क्या हो जाएगा, चार्ज का क्या होता है कूलम, लेंथ का क्या होगा मीटर। चलिए इसका क्या हो जाएगा, ए साइन देखिएगा यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ए साइन देख लेते हैं इसका। चलिए ए साइन देख लेते हैं इसका, ए साइन। चार्ज का क्या हो जाएगा कूलम, एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चलिए इसका भी एसआई देख लेते हैं, एसआई मात्रक, चार्ज का कूलम, अब वॉल्यूम यानी आयतन का क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए डायमेंशन निकाल सकते हैं इसका, डायमेंशन तो आपको क्या बताया है इधर बता देते हैं, थोड़ा लिख देते हैं यहां पर। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है आवेश का, आईटी, यहां लिख देते हैं। किसका किसका डायमेंशन यहाँ पे जरूरत है, आवेश का डायमेंशन या बीमा होता है आईटी। लेंथ के लिए क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पे एल, लंबाई के लिए एल होता है। एरिया के लिए यानी क्षेत्रफल के लिए एल स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम के लिए यानी आयतन के लिए एल क्यूब होता है, आयतन के लिए एल क्यूब होता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर चार्ज है तो चार्ज का क्या लिख दिया यहां पे आईटी। लेंथ के लिए एल, तो एल का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो एल का पावर -1 हो जाएगा। चलिए इसका डायमेंशन लिखते हैं, चार्ज बाई एरिया। तो चार्ज का क्या हो जाएगा आईटी, एरिया का एल स्क्वायर, एल स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, एल का पावर -2। चलिए चार्ज बाई वॉल्यूम, इसका रो का डायमेंशन,
तो चार्ज का IT और वॉल्यूम का L क्यूब, वॉल्यूम का L क्यूब। तो चलिए IT हो गया, ये L क्यूब ऊपर जाएगा तो L का पावर क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। G पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, मिनिमम वैल्यू जो है इसमें चार्ज का, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज का आवेश का सबसे छोटा मान होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, प्लस माइनस 1.6 गुना 10 का पावर 19 कूलम। यहां लिख देंगे आवेश का न्यूनतम मान 1.6 गुना प्लस माइनस 1.6 गुना 10 का पावर कितना, -19 कूलम। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज यानी विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश बराबर होता है चार्ज बाई मास होता है। क्या होता है, चार्ज बाई मास होता है। विशिष्ट आवेश बराबर होता है चार्ज बाई मास। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मान इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 का पावर -31 केजी। चलिए 1.16 दशमलव हटा देते हैं, 16, ये भी दशमलव हटा दे, 16/91 हो गया, -19 हो गया, -31 ऊपर जाएगा तो +31 हो गया, ऊपर कूलम हो गया, नीचे केजी हो गया। चलिए 16/91, 31 पावर में से 19 पावर गया, 10 का पावर 12 आ गया। चलिए एक जीरो इधर बैठा लेंगे, 160/91, एक जीरो निकाल दिया, 10 का पावर 11 हो गया। 160 में 91 से भाग करेंगे तो 1.76 आएगा, 1.76 आएगा इंटू 10 का पावर 11 कूलम पर केजी। लेकिन लगभग में इसको डाटा लिख सकते हैं 1.8, लगभग में डाटा लिख सकते हैं 1.8 गुना 10 का पावर 11 कूलम पर केजी। याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले हैं, किसका विशिष्ट आवेश निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम, इसका मास है 9.1 गुना 10 का पावर कितना, -31 केजी। ये कर सकते हैं इसको फिर। इसमें H देखिएगा, चार्ज का एक और फॉर्मूला होता है, चार्ज बराबर होता है ±NE, यानी आवेश बराबर होता है ±NE। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। E का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये n इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो यहां पर या तो हो सकता है 5 E हो सकता है, 6 E हो सकता है, 7 E हो सकता है, लेकिन 7.5 E नहीं हो सकता है, क्योंकि 7.5 को इलेक्ट्रॉन थोड़े होगा। 8 E हो सकता है, 9 E हो सकता है, लेकिन 9.5 E नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी दशमलव में नहीं हो सकता है, माइनस में जरूर हो सकता है। जैसे -10 E है, इसका मतलब क्या हुआ है, माइनस का मतलब है कि इसमें गेन हुआ है, यानी ग्रहण हुआ है। कितना ग्रहण हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है। +10 E का मतलब क्या है कि लॉस हुआ है, त्याग हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, ठीक है। तो प्लस माइनस जरूर हो सकता है, लेकिन दशमलव में और भिन्न में ये चीजें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी दशमलव में नहीं हो सकता। 7.5 को इलेक्ट्रॉन थोड़े हो जाएगा, 8 को इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखा रहा है, 9 को इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखा रहा है, 9.5 इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखा रहा है, तो 9.5 को इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है।
ध्यान दीजिएगा, कुछ आवेशित कण जिनका चार्ज हमको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 गुना 10 का पावर कितना, -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और बीटा कण में ज्यादा अंतर नहीं होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ही बीटा पार्टिकल होता है। तीव्र गति से चलने वाला इलेक्ट्रॉन जो आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस में उत्पन्न होते हैं, न्यूक्लियस से निकलते हैं, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस में होते नहीं है, रिएक्शन के फलस्वरूप बनते हैं, डीके के फलस्वरूप बनते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल कहलाते हैं, ठीक है ना। कुछ खास स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, ऑर्बिट वाले नहीं, वो बीटा पार्टिकल होते हैं। और बीटा पार्टिकल का जो चार्ज होता है -1.6 गुना 10 का पावर कितना, -19 कूलम। प्रोटॉन पे होता है +1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन, तो 2 न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं, 2 प्रोटॉन का क्या होगा, 2 का 2 हो गया। अब प्रोटॉन का 1.6 गुना 10 का पावर कितना, -19 कूलम हो जाएगा। आवेश का जो यूनिट होता है वो हमारा होता है कूलम होता है। तो चार्ज बराबर होता है, फॉर्मूला बताए हैं, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। यानी आवेश बराबर जो होता है वो होता है विद्युत धारा इंटू समय। तो आवेश का होता है एम्पियर और समय का होता है सेकेंड। एम्पियर गुना सेकेंड का ही दूसरा नाम होता है कूलम। तो पूछा जा सकता है आपसे कि कूलम किसके बराबर है, पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, यानी आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा गुना समय। तब विद्युत धारा का एम्पियर और समय का सेकेंड। एम्पियर गुना सेकेंड का ही दूसरा नाम क्या होता है, कूलम, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर होता है कूलम, ठीक है। तो हम चाहेंगे इसमें से एम्पियर में निकाल सकते हैं, तो एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड भी हो सकता है, दोनों याद रख सकते हैं। एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर हो जाता है कूलम, एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाता है कूलम। तो एम्पियर बराबर हो जाएगा कूलम बाई सेकेंड भी याद रख सकते हैं, ठीक है। जे के बाद के में 1 एम्पियर घंटा, ध्यान दीजिएगा 1 एम्पियर घंटा, एम्पियर का तो एम्पियर हो गया, जो घंटा में होता है वो होता है हमारा 3600 सेकेंड। कैसे, क्योंकि 1 घंटा में होता है 60 मिनट, कितना मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा में हो गया हमारा 3600 सेकेंड हो जाएगा। कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड, ठीक है। तो 3600 पहले आ जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, और एम्पियर इंटू सेकेंड किसके बराबर होता है, यहाँ पे दिया हुआ है कूलम के बराबर होता है। तो 1 एम्पियर घंटा में कितना कूलम हो गया, 3600 कूलम हो गया। तो 1 एम्पियर इंटू घंटा, एम्पियर का एम्पियर हो गया, घंटा में हो गया हमारा 3600 सेकेंड। 3600 पहले आ गया, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड का ही दूसरा नाम क्या होता है, कूलम होता है। तो पूछा जाएगा 1 एम्पियर घंटा में कितना कूलम, 3600 कूलम। अब कूलम आ गया तो ये किसका मात्रक है, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक हो गया। कूलम आ गया तो किसका मात्रक हो गया, आवेश का, आवेश का मात्रक, ठीक है। आवेश का मात्रक हो गया। देखिएगा कूलम का जो पहला नियम समझिएगा, F है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी Q1 Q2 यानी आवेशों का गुणनफल जितना ज्यादा होगा, प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा, ठीक है। यानी आवेश का प्रोडक्ट करके देखिए, गुना करके देखिए, जिसमें जितना ज्यादा आएगा उसमें लगने वाला फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, ये है डिस्टेंस का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो 2 को 4 ले लिए, एक पहला Q1 और दूसरा Q2, दोनों आवेश ले लिए, दोनों का सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, R हो गया। अब डिस्टेंस जितने ज्यादा होगा फोर्स उतने कम हो जाएगा, और डिस्टेंस जितने कम होगा फोर्स उतने ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी नजदीक रहने पर फोर्स ज्यादा और दूर रहने पर फोर्स कम हो जाएगा। यानी Q1 Q2 जितने ज्यादा होगा फोर्स उतने ज्यादा होगा, ठीक है। यानी आवेश का प्रोडक्ट करके देखिए, गुना करके देखिए,
जिसमें जितने ज्यादा आ रहा है फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, पहला नियम है। चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब इसमें डाटा क्या याद रखने योग्य है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पूछ देता है बहुत बार ये डाटा। चलिए अब एप्सिलॉन नॉट का पूछ सकता है। एप्सिलॉन नॉट है क्या, ये एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस मतलब क्या लिख सकते हैं, निर्वात भी लिख सकते हैं, मुक्त आकाश भी लिख सकते हैं। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता या पारावैद्युतता, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, या इसको लिख सकते हैं दो गुणाम, जैसे हम लोग का भी दो गुणाम होता है, गोलू भोलू, अक्षय कुमार गोलू कुमार, अक्षय कुमार, दो गुणाम रहता है। उसी तरह इसका भी दो गुणाम है, विद्युतशीलता या पारावैद्युतता, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है, जैसे हम लोग का भी कुछ वैल्यू होता है ना समाज में, घर में नहीं रहता है। भले दोस्त थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, तो घर के लोग तो सफा वैल्यू नहीं करता, आपको पता है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट का, उसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका एक दूसरा यूनिट भी होता है फैराड पर मीटर। तो ये पूछ दे कि पारावैद्युतता या विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, परमिटिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, फैराड पर मीटर या कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू भी बहुत बार पूछा है, यूनिट भी पूछ सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी पूछ सकता है। चलिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन याद रख सकते हैं, शॉर्टकट में मिल्ट, क्या याद रख सकते हैं, मिल्ट 1 2 3 4 माइनस प्लस माइनस प्लस। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, मिल्ट 1 2 3 4। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आप क्लियर कर सकते हैं यहां से। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, F इलेक्ट्रिक फोर्स का और F ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो आप कर सकते हैं। विद्युतीय बल, और ध्यान निकालना नहीं है, ये थोड़ा टेक्निकल आपको याद रखना है, ठीक है। F इलेक्ट्रिक लिखा है यहां पर, F यहां ग्रेविटेशनल लिखा है, ठीक है। यानी विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक है। यानी ऊपर कौन सा है, विद्युत बल, नीचे कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। ऊपर कौन सा बल, विद्युत बल, नीचे कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए हम लोग को विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात निकालना है। तो याद रखिएगा, बार बार बनाने से बहुत मुश्किल होगा आप लोग को, ठीक है ना। फॉर्मूला सोल्व करिएगा, बहुत लंबा चौड़ा डाटा, इसलिए टेक्निक बता देते हैं, आप आसानी से बना लेंगे। अभी इसमें सोल्व करके नहीं निकालेंगे, सोल्व करेंगे तो एक पेज लग जाएगा। टेक्निक बता देते हैं, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो वो F इलेक्ट्रिक है यहां पर, F ग्रेविटेशनल है यहां पर, ठीक है। यानी ऊपर विद्युत बल, नीचे गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो चलिए दो प्रोटॉन के, फॉर 2 प्रोटॉन्स, ध्यान दीजिए, दो प्रोटॉनों के बीच में विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुपात हो जाएगा 10⁻36। याद रखिएगा, एक प्रोटॉन हो और एक इलेक्ट्रॉन हो तो ए अनुपात 10⁻39 हो जाएगा, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 3 को पावर बढ़ते जाएगा, तो 10⁻42 हो जाएगा। याद रखिएगा, तो दो प्रोटॉन रहे, जैसे यहां पर भी एगो प्रोटॉन और यहां पर भी एगो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन r दूरी पर है, तो इनके बीच विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का अनुपात हो जाएगा 10⁻36। एगो प्रोटॉन हो जाए और एगो इलेक्ट्रॉन हो जाए,
और ये भी आरे दूरी पर है, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात हो जाएगा 10⁻39। एगो इलेक्ट्रॉन हो जाए, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन हो जाए, और इनके बीच आर दूरी है उतना ही। अब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले विद्युत बल और ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, विद्युत बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की स्थिति में, वो हो जाएगा 10⁻42। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, अनुपात निकालना है। चलिए, हमारा टॉपिक है विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात निकालना, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है। तो एफ इलेक्ट्रिक, एफ ग्रेविटेशनल, ऊपर विद्युत बल, नीचे गुरुत्वाकर्षण बल। तो दो प्रोटॉन हो, एगो प्रोटॉन हो, दूसरा ही प्रोटॉन हो, आर दूरी पर हो, तो ऊपर विद्युत बल निकाले, नीचे गुरुत्वाकर्षण बल निकाले, तो अनुपात क्या आएगा, 10⁻36। एगो प्रोटॉन रहे, अगला दूसरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एगो प्रोटॉन एगो इलेक्ट्रॉन, उतने ही डिस्टेंस रहे, अब 39 हो जाएगा, 3 गो भाग जाएगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन रहे, पहला भी इलेक्ट्रॉन दूसरा भी इलेक्ट्रॉन, आर दूरी पर, 3 को पावर और भाग जाएगा, 10⁻42। तो 36, 39, 42, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन के लिए 36, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के लिए 39, और दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए 10⁻42 हो जाएगा। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो चलिए, सबसे पहले देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है पहला में, वो होता है फोर्स बाय चार्ज। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र बराबर होता है, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र। इसको क्या बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र, बराबर हो जाएगा फोर्स बाय चार्ज। एफ को क्या लिख देंगे, फोर्स यानी बल, क्यू को क्या लिख देंगे, चार्ज, चार्ज यानी आवेश। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा फोर्स बाय चार्ज, यानी विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत बल बाय आवेश। बी पा जाता है इसका एसआई यूनिट। चलिए, फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन। चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, जिसको हम चाहेंगे तो वोल्ट पर मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सी पर देखिएगा, ई बराबर हो गया एफ बाई क्यू। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, चाहेंगे तो स्केलर में भी लिख सकते हैं। तो एफ का फॉर्मूला लिखना होगा, तो एफ में 1 से गुना करेंगे तो एफ हो जाएगा, क्यू में ई से गुना करेंगे तो क्यू ई हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या आ गया, क्यू ई आ गया तीसरा। ई बराबर हो गया एफ बाई क्यू, तो एफ में 1 से गुना करेंगे तो एफ, और क्यू में ई से गुना करेंगे तो एफ बराबर क्या आ गया, क्यू ई आ गया। चलिए, डी पर आते हैं इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको निकालना है डायमेंशन, फोर्स बाय चार्ज। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन होता है ml T⁻²। चार्ज का जो डायमेंशन होता है, बीमा होता है, वो होता है IT। ठीक है, तो चलिए, विद्युत क्षेत्र बराबर होता है विद्युत बल बाय आवेश। तो विद्युत क्षेत्र का जो विद्युत बल है, ये फोर्स है, यानी तो उसका डायमेंशन क्या होता है, ml T⁻²। चार्ज यानी आवेश, आवेश का डायमेंशन क्या होता है, IT, तो ml T⁻²। ये 1 है, ये भी 1 है, तो I का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो I का पावर क्या हो जाएगा, -1। T का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो T का पावर क्या हो जाएगा, -1। -2 और -1 -3 हो जाएगा, और I का पावर -1 हो जाएगा। ध्यान लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र बराबर होता है विद्युत बल बाय आवेश। तो विद्युत बल का क्या हो जाएगा, ml T का पावर कितना, -2। आवेश का क्या हो जाएगा, IT। तो विद्युत बल का हो गया ml T का पावर -2। I का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। T का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो -2 और -1 यहां -3 हो गया, और I का पावर -1 उतर गया। अब ध्यान दीजिएगा। अब अगला पॉइंट E पर, E बराबर F बाई क्यू। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई एक चार्ज है, क्या है, एक चार्ज है, कोई एक चार्ज है, अपना फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है,
एक आवेश है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, उस आवेश को बोलते हैं सोर्स चार्ज। उस आवेश को बोलते हैं सोर्स चार्ज यानी स्रोत आवेश। जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं? स्रोत आवेश यानी सोर्स चार्ज। ठीक है, स्रोत आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उस आवेश को क्या बोलते हैं? स्रोत आवेश यानी सोर्स चार्ज। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले आवेश को क्या बोलते हैं? स्रोत आवेश यानी सोर्स चार्ज। ठीक है, तो सोर्स चार्ज जो हमारा ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो हमारा स्रोत आवेश है, सोर्स चार्ज है। आज जो यहां चेक करेगा, जो चेक करेगा स्मॉल क्यू, इसको कैपिटल क्यू ले लेते हैं। आज जो यहां चेक करेगा वो होता है टेस्ट चार्ज। ठीक है, परीक्षण आवेश, इसको क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। जो है चेक करेगा वो कौन सा आवेश हो जाएगा? परीक्षण आवेश हो जाएगा। जो विद्युत क्षेत्र की जांच करेगा वो कौन सा आवेश हो जाएगा? परीक्षण आवेश हो जाएगा। तो जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो हमारा क्या हो गया? सोर्स हो गया। आज जो चेक करेगा वो टेस्ट, जैसे नेताजी हो गया, अपना क्षेत्र पूरा बना लिए तो सोर्स हो गया। पत्रकार गया चेक करने के लिए तो वो टेस्ट हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र ये सोर्स पर नहीं, जैसे आपका क्षेत्र कितना मजबूत है जो बनाया है उस पर नहीं डिपेंड करता है, पत्रकार पर थोड़ा डिपेंड कर, पत्रकार तो चेक करने जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र हमारा सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा, स्रोत जो फैलाएगा अपना, और चेक करने जाएगा इस पर थोड़ा डिपेंड करेगा। जैसे नेताजी कितने पावरफुल हैं वो नेताजी के व्यवहार पर डिपेंड कर रहा है कि उनका क्षेत्र कितना मजबूत है। वो पत्रकार जो जाएगा चेक करने के लिए लिखेगा उनके बारे में कि कितना जीत रहे हैं, हार रहे हैं, वो टेस्ट हो गया। तो विद्युत क्षेत्र आपके सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहां एक लाइन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। हिंदी क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र क्या लिख सकते हैं? विद्युत क्षेत्र, या हिंदी लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र स्रोत आवेश पर निर्भर करता है, यह परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। हिंदी लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र स्रोत आवेश पर निर्भर करता है, यह परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। यानी विद्युत क्षेत्र उन पर निर्भर करेगा जो फैलाएगा, उन पर निर्भर नहीं करेगा जो चेक करेगा। चलिए आते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसको विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। तो चलिए, ये जो महोदय हैं वो माइकल फैराडे हैं, और सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का जो कंसेप्ट था, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो कंसेप्ट था, यानी उसको अवधारणा बोलते हैं हिंदी में, उसको अवधारणा दिया था माइकल फैराडे ने, यानी हमारे माइकल चाचा ने दिया था। ठीक है ना, कौन से चाचा? माइकल चाचा ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा माइकल फैराडे। दूसरा में ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान दीजिए, बहुत बार पूछता ऑब्जेक्टिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के जो सरफेस पर होता है वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चालक के सतह पर परपेंडिकुलर होता है, कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। यानी चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी चालक जो एक कंडक्टर है, चालक है, कोई भी चालक होगा, उसके सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना कोण बनाएगा? तो चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र का जो कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है। यानी परपेंडिकुलर होता है। देखते हैं, लाइन निकला हुआ है, सतह है, इस पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं में लूप का निर्माण नहीं होता है। लूप क्या होता है पहले समझिएगा, ये प्लस है और ये माइनस है। जो लाइंस है प्लस से निकलकर माइनस तक जाता है। लूप वो होता है जो किसी जगह पे जाए फिर वापस उसी जगह पर आ जाए। जैसे हम बाजार गए और फिर अपने घर पे आ गए, घर से चले थे बाजार और फिर बाजार से घरे आ गए, यानी घर से स्टार्ट किया फिर घरे पर पहुंच गए, तो लूप बन गया। जैसे ये प्लस से निकलकर माइनस तक गया, ये भी प्लस से निकलकर माइनस तक गया, लेकिन वापस नहीं आ रहा है। वापस नहीं आ रहा है तो लूप का निर्माण नहीं होगा।
लूप कब बनता, जब प्लस से माइनस तक जाता फिर वापस आ जाता, वापस नहीं आ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं में लूप का निर्माण नहीं होता है। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी काट नहीं सकता है, कट नहीं करेगा, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, डू नॉट इंटरसेक्ट कर देगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेद, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का आपस में प्रतिच्छेद नहीं हो सकता है, ठीक है। काट नहीं सकता, क्यों नहीं काट सकता है वो भी समझिएगा। काटेगा ना तो इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो संभव नहीं है। एक ही पॉइंट पर दो दिशा होगा, एगो म्यान में दो तलवार रहेगा, एगो जंगल में दो शेर रहेगा, कट के मर जाएगा, ठीक है। आजकल तो हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट में तो नहीं होगा। चलिए विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, ये एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश है, ये हमारा फ्लक्स है। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हिंदी हो जाएगा विद्युत फ्लक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यह हमारा एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। दूसरा पॉइंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डॉट से काम हुआ है। किससे काम हुआ है, डॉट से काम हुआ है, और डॉट से जो भी चीज निकलता है वो कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। डॉट प्रोडक्ट से जो भी आता है। चलिए इसका हम फॉर्मूला निकाल देते हैं, फाई ई का ई रहेगा, ds आ गया, और डॉट जो होता है वो डॉट हमारा कन्वर्ट हो जाता है किस में, कॉस थीटा में, तो ई ds कॉस थीटा आ जाएगा। चलिए हम इसका SI यूनिट निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट न्यूटन पर कूलम, ये एरिया जो ds होता है उसका मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, तो फ्लक्स का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसे, विद्युत क्षेत्र का न्यूटन पर कूलम, क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा का 1 हो जाएगा। चलिए चौथा में इसका जो है डायमेंशन निकालने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ट्रिक पर ही बता दे रहे हैं डायमेंशन का। इसका डायमेंशन होता है मिल्ट, एप्सिलॉन का मिल्ट था 1 2 3 4, इसका मिल्ट हो जाएगा +1 -1 +3 -3, ठीक है। फ्लक्स का जो डायमेंशन हो जाएगा मिल्ट हो जाएगा +1 -1 +3 -3। चलिए चौथा में के बाद आगे, चौथा के बाद, चलिए चौथा के बाद पांचवा में आते हैं, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। कौन सा सदिश, क्षेत्रफल सदिश। तो कोई क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए कोई एक एरिया बना, क्षेत्रफल बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एरिया बना देते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। और इस एरिया वेक्टर जो होता है इसका जो डायरेक्शन होता है एन का मतलब नॉर्मल अभिलंब। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो सतह के लंबवत होता है। जैसे मान लीजिए एरिया हो गया, ठीक है, और ये हमारा सतह है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा इस तरह से होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। अभी परपेंडिकुलर दूगो होता है, लंब दूगो होता है, एगो ऊपर की ओर एगो नीचे की ओर, देख रहे हैं इसका नोखवा ऊपर की ओर है। तो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो सतह पर परपेंडिकुलर होता है, और वो भी क्या होता है, बाहर की ओर होता है। देखिए नोक ऊपर की ओर है, इसका तीर किधर है, ऊपर की ओर। तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन वो हो जाएगा आउटवर्ड नॉर्मल, यानी बाहर की ओर जाने वाला नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। क्षेत्रफल सदिश का जो दिशा होगा वो लंब होगा, बाहर की ओर लंब होगा, बाहर की ओर लंब होगा, ठीक है, ठीक है। बाहर की ओर जा रहा है कि अंदर की ओर से हो सकता है। चलिए एक और देखते हैं इसमें पॉइंट पर। क्षेत्रफल सदिश का जो दिशा होगा वो बाहर की ओर लंब होगा। चलिए एक और पॉइंट देख लेते हैं।
छठा पर देखिएगा, विद्युत फ्लक्स जो होता है, ध्यान दीजिएगा, या सरफेस के पैरेलल लाइंस चलने लगे, ऊपर से जाने लगे, सरफेस के लाइंस क्या जाने लगे, पैरेलल जाने लगे, सतह के लाइंस, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लाइंस जो है सरफेस के पैरेलल ऊपर से जाने लगे, नीचे से जाने लगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो लाइंस हमारे सरफेस के ऊपर से जा रहा है या नीचे से जा रहा है, यानी समांतर होकर जा रहा है, तो इसमें से एक भी क्रॉस नहीं करेगा, और जब क्रॉस नहीं करेगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे करके जाए या ऐसे करके जाए तो एक भी लाइन इसको क्रॉस नहीं करेगा। अब विद्युत क्षेत्र रेखा किसी सतह को क्रॉस नहीं करता है तो फ्लक्स क्या होता है, जीरो हो जाता है। जैसे साउथ के हीरो लोग का फ्लक्स जीरो होता है, बंदूक की गोली धाधड़ धाधड़ चलते रहता है, एको को हीरो को नहीं लगता है, जीरो फ्लक्स। तो जब लाइंस जो है, लाइंस जो हो जाए सरफेस के पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए, रेखाएं सतह के समांतर हो जाए, तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा जीरो। फ्लक्स हमारा हो जाएगा जीरो। चलिए ध्यान दीजिएगा, गॉस का नियम। तो गॉस के नियम का पहला पॉइंट है, देखिएगा, ये इंटीग्रेशन है, आई किस भी सतह से, बंद सतह से। आई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। डीएस क्या है, एरिया वेक्टर है, बराबर हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, और ये हो गया विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखिएगा विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का डॉट प्रोडक्ट है, यहां पे ये हमारा इंटीग्रेशन है। ये जो लगा हुआ है ये बंद सतह से होता है, तो बंद सतह से विद्युत क्षेत्र का जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू क्या होता है हमारा, चार्ज होता है, आवेश, वो भी टोटल आवेश होता है, और एप्सिलॉन नॉट जो है कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 गुना 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, चाहे फैराड पर मीटर भी लिख सकते हैं इसका। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आते हैं, गॉस के नियम में यदि बंद सतह के अंदर जो चार्ज दे दिए +q, 2q, 3q दे दिए और बाहर दे दिए q, तो गॉस के नियम से जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो केवल हम अंदर के सतह को ध्यान में रखते हैं, अंदर के सतह का जितना आवेश रहता है उसी को ध्यान रखते हैं, बाहर के आवेश को ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमारे अंदर कितने आवेश हैं, q, 2q, 3q आवेश है, बाहर q है। तो गॉस के नियम से जब फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो q जो लेंगे वो अंदर का कुल आवेश लेंगे, तो q + 2q, 3q और 3q 6q हो जाएगा, 6q बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो जब हम गॉस के नियम से फ्लक्स निकालेंगे तो हम केवल अंदर के आवेश को ही ध्यान में रखते हैं, बाहर के आवेश पर कोई ध्यान नहीं रखते हैं। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, अब बंद सतह के अंदर रख दें डाइपोल, द्विध्रुव रख दें, बंद सतह के अंदर क्या रख दें, द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है, एगो पर +q और एगो पर -q चार्ज रख दें। द्विध्रुव जो होता है जिसमें एगो पर +q और दूसरे पर -q रहता है उसको द्विध्रुव बोलते हैं। तो चलिए हम फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स बराबर हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एगो +q है एगो -q है, तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए, +q -q मिलके टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो q बाई जो एप्सिलॉन नॉट होता है तो टोटल चार्ज हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 बाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी डाइपोल को यानी द्विध्रुव को बंद सतह के अंदर रख देंगे तो उसका टोटल आवेश क्या होगा, +q -q जोड़ेंगे तो 0, तो हमारा उससे फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो द्विध्रुव को बंद सतह के अंदर रखेंगे तो उसका फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा वो भी समझिए, क्योंकि जितने लाइंस नेगेटिव करंट आएंगे उतने लाइंस उसमें से चले जाएंगे फिर। ठीक है, यहां पे समझ भी सकते हैं। डाइपोल है तो मान लीजिए इसमें 3 गो लाइन आ रहा है अंदर, तो 3 गो लाइन बाहर निकल भी जाएगा। तो डाइपोल अंदर रखने पर जितना लाइन आएगा उतना लाइन चला भी जाएगा। डाइपोल यानी कोई ऐसे लड़की से शादी कर लेते हैं जो बहुत खर्चीली है समझ लीजिए, तो जितना पैसा घरवा में आएगा ना, कमा के लेके आइएगा 50,000 आएगा, ये आ रहा है, उतना फिर बाहर चले जाएगा मेंटेनेंस करने में। बात समझ रहे ना, इसलिए फ्लक्स जीरो। समझ गए होंगे। और डाइपोल है बोल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप प्लस क्यू हो गए, आपकी वाइफ माइनस क्यू हो गया, दोनों मिलकर डाइपोल तो बनेगा ही। तो चलिए 4 पर देखिएगा, अब 4 कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। छोटका सतह है, इसमें क्यू चार्ज रखे हैं। अब बड़का गोला कर दिए, इसमें भी क्यू चार्ज रखिए। तो छोटका गोला है, इसमें क्यू चार्ज रखे हैं, तो इसका भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बड़का गोला है, उसमें भी क्यू चार्ज रखे हैं, तो उसका भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि गोले की त्रिज्या हम बढ़ा देंगे तो फ्लक्स पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम अपना रूम कितनों बढ़ा दें तो लड़का तभी बढ़ेगा, वो हमारे काबिलियत पे बढ़ेगा, रूम के बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो है चार्ज से ही हमारा फ्लक्स बढ़ेगा, उसके साइज से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यानी चार्ज कितना है उससे फ्लक्स बढ़ेगा। तो दोनों में हमारा जो है चार्ज सेम है, तो दोनों में फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। यानी रेडियस को बढ़ा देने से फ्लक्स चेंज नहीं होगा। इफ रेडियस इंक्रीजेस, किसका, बंद सतह का, इंक्रीजेस, देन फ्लक्स रिमेन सेम, लेकिन वो क्लोज होना चाहिए, फ्लक्स रिमेन सेम। यानी त्रिज्या बढ़ता है, हिंदी बता दे, त्रिज्या बढ़ता है तो फ्लक्स समान रहता है। बंद सतह के लिए होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। ये कोई बंद सतह है और उसका हम त्रिज्या बढ़ा देते हैं तो फ्लक्स पे असर नहीं पड़ेगा, बशर्ते दोनों में चार्ज सेम होना। छोटका गोला क्यू चार्ज उतना ही फ्लक्स, बड़का गोला क्यू चार्ज उतना ही फ्लक्स। ठीक है, छोटा रूम लिए पढ़ाने की एबिलिटी वही है, उतना ही लड़का, बड़का रूम लिए पढ़ाने का एबिलिटी वही है, सुधार नहीं किए उतना ही बच्चा रहेगा। ठीक है, कोई अर्धगोला है, ठीक है। अब अर्धगोला के सेंटर पर क्यू चार्ज रख दिए, किस पे, हेमिस्फीयर पर। अर्धगोला है, हेमिस्फीयर, ध्यान रखिएगा। अर्धगोला के सेंटर पर क्यू चार्ज रख देंगे तो पूरा गोला होता था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आधा गोला है तो फ्लक्सो तो आधा हो जाएगा, तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चलिए, कोई क्यूब है, क्यूब में हमारा 6 सतह होता है, घन में क्यूब में कितना होता है, 6 सतह होता है। जैसे 4 गो दीवार ऊपर और नीचे, 6 सतह हो गया, चारों से 4 दीवार, एक ऊपर एक नीचे। क्यू में हम चार्ज रख देंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमारा ये 6 सतह होता है, चारों से 4 दीवार ऊपर और नीचे, 6 सतह में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमको एक सतह से चाहिए, एक दीवार से चाहिए, जैसे एक दीवार, 2 3 4 5 6 दीवार से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल है, क्या है, टोटल है। तो हमारे पास इस टोटल को कोई भी काम 6 आदमी मिलकर कर रहा है, 6 दीवार कर रहा है, 4 वो चारों ओर से, एक ऊपर और नीचे, 6 आदमी कर रहा है, तो एक आदमी का जो हिस्सा होगा उसमें 6 से बंटवारा करना पड़ेगा। ये टोटल है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रख दिए तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पूरे रूम का है। तो एक सरफेस से निकालना पड़ेगा, वन सरफेस, किसी क्यूब के एक सतह से निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट में 6 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, यानी किसी घन के एक सतह से फ्लक्स जो हो जाएगा, किसी घन के एक सतह से जो फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पूरे सतह से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अब किसी घन के एक सतह से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, घन में हमारा जो होता है वो 6 सतह होता है, और 6 सतह से पूरा फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो जब 6 सतह हो गया, 4 ओर से 4 दीवार, एक ऊपर एक नीचे, तो 6 सतह है तो 6 भागों में बंटवारा होगा, तो 6 से भाग कर दिए, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो गया। चलिए, गॉस के नियम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो
तो चलिए सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के लिए आते हैं कंडक्टर, चालक। कंडक्टर के लिए आ रहे हैं, चालक के लिए आ रहा है। तो कंडक्टर के लिए जो होता है, अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है 0, ठीक है। और बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r², ठीक है ना। r या सेंटर से हमारा डिस्टेंस होता है, r हमारा सेंटर से क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो देखिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र बहुत बार पूछता है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 और चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। चलिए अब दूसरा में देखते हैं, इंसुलेटर। कुछ चालक गोला रहे, कंडक्टर भी कौन शेप का, स्फीयर शेप का, गोला का शेप का होना चाहिए। किस शेप का होना चाहिए, गोला का, ठीक है। अब चले इंसुलेटर ले लेते हैं, कुचालक। कुचालक, इंसुलेटर यानी कुचालक गोला। अब कुचालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 QR/RQ, QR/RQ। तो Q इसमें क्या होता है, चार्ज होता है, आवेश होता है। R हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। और ये कैपिटल R जो होता है रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। 1/4πε0 जो होता है एक कांस्टेंट होता है, जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। चलिए बाहर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इंसुलेटर के गोला के अंदर है, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही होगा जो हमारा कंडक्टर के था, 1/4πε0 Q/r²। ये बाहर है, ठीक है। ये अंदर का है, इनसाइड, कुचालक गोले के अंदर का, कुचालक का गोला है, तो ये अंदर का विद्युत क्षेत्र है और ये हमारा बाहर का है, ठीक है। फॉर्मूला ले, कुचालक गोले में अंदर का विद्युत क्षेत्र, ये बाहर का। ये Q हमारा क्या है, चार्ज है। Q हमारा क्या है, चार्ज है, आवेश है। R हमारा क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है, दूरी है। तीसरा पे देखिएगा, कोई सीधा तार है, स्ट्रेट वायर है, सीधा तार है, सीधा तार है और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है, तो λ/2πε0 × r हो जाएगा, ठीक है। लेमडा जो है इसका वो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, हिंदी बोल दिया जाएगा तो रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व यानी हो जाएगा चार्ज बाय लेंथ। यानी क्या हो जाएगा, चार्ज बाय लेंथ, यानी आवेश बाय लेंथ का क्या हो जाएगा, लंबाई, ठीक है। आर क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस है, दूरी है। एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, परमिटिविटी है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र में और आर में रिलेशन पूछ देगा तो इनवर्सली रिलेशन हो जाएगा, उल्टा रिलेशन हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। बहुत बार पूछ देता है कि किसी सीधे तार के कारण, स्ट्रेट वायर के कारण विद्युत क्षेत्र और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। सीधा तार, किसी सीधी तार में विद्युत क्षेत्र और ये डिस्टेंस, ये जो आर है यहां से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सीधे तार में विद्युत क्षेत्र और डिस्टेंस के बीच जो रिलेशन है वो उल्टा रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पाइएगा, चौथा पॉइंट,
अब लेके आते हैं चार्ज प्लेट। चार्ज प्लेट आवेशित प्लेट। चलिए ध्यान दीजिएगा, चार्ज प्लेट जो हो सकता है वो कंडक्टर भी हो सकता है, यानी चालक भी हो सकता है, और चार्ज प्लेट इंसुलेटर भी हो सकता है, कुचालक भी हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है देखिएगा, कंडक्टर में जो होता है, जो चार्ज देंगे ना तो ये सतहों पे रह जाएगा, एनहू रह जाएगा, डबल चार्ज आ जाता है, तो डबल फील्ड। इंसुलेटर में जो चार्जर देंगे एक ही साइड रहेगा, दूसरे ओर नहीं फैलता अपने से फिर। ठीक है, तो चालक में जो आवेश देंगे वो इधर भी फैलेगा और इधर भी फैलेगा फिर। लेकिन कुचालक में जहां आवेश रख देते हैं वहीं पर रह जाता है। तो कुचालक में फील्ड 50%, तो चालक में फील्ड 50 और 50 दोनों साइड रहता है, 100% हो जाता है। तो देखिएगा, इंसुलेटर में जो फील्ड होता है, इंसुलेटर का जो प्लेट रहेगा उसमें एक के साइड चार्ज रहता है, तो उसका फील्ड जो होता है आधा होता है। इसका फील्ड हो जाएगा E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इंसुलेटर में जो चार्ज देते हैं वो इस साइड भी रहता है और उस साइड भी रहता है, दोनों साइड रहता है। जैसे इस तरह दोनों साइड बना देते हैं, इस साइड भी चार्ज रहेगा इसका और इस साइड भी रहेगा, दोनों साइड रहेगा, यानी इधर भी और उधर दोनों साइड चार्ज रहेगा। जबकि इंसुलेटर में एक के साइड रहेगा। तो ये आधा फील्ड है, देखिए ना 1/2 है, आधा फील्ड है इसमें। इसमें दोनों साइड चार्ज है, जितनी ज्यादा चार्ज होता है फील्ड उतने ज्यादा होता है। इसमें दोनों साइड चार्ज होगा तो इसका फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चालक पूछेगा, चालक प्लेट पूछेगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें थीन का भी कंसेप्ट होता है जो आगे बताएंगे, पतला पतला होने पर कंसेप्ट में थोड़ा चेंजिंग आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो प्लेट होता है उसमें चालक और कुचालक दोनों हो सकता है। तो चालक का प्लेट होगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कुचालक का प्लेट होगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि चालक में जो होता है दोनों साइड चार्ज होता है, और दोनों साइड चार्ज होने से फील्ड जो होता है 100% होता है। कुचालक में एक के साइड चार्ज रहता है, दूसरा ओर अपना से नहीं फैलता है, इसलिए उसका फील्ड आधा ही रहता है। देखिए आधा है फील्ड है। तो किसी प्लेट पर एक साइड चार्ज हो तो फील्ड 50%, किसी प्लेट पर दोनों साइड चार्ज हो तो 50% 50%, 100% फील्ड हो जाएगा। तो ये 100% फील्ड हो गया क्योंकि इसमें दोनों साइड चार्ज होता है। इसमें 50% फील्ड हो गया, आधा हो गया क्योंकि इसमें एक के साइड चार्ज रहता है। चलिए डायपोल, पहला डायपोल देखिएगा। डायपोल किसको बोलते हैं? एक ऊपर प्लस क्यू और दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? डायपोल। डायपोल वो होता है डाइपोल, जैसे हस्बैंड वाइफ को डायपोल भी बोल सकते हैं। हस्बैंड हो गए आप, प्लस क्यू चार्ज, वाइफ हो गई माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू मिलकर क्या बन जाएगा? डायपोल बन जाएगा। दोनों का उम्र सेम ही रहता है ना, दोनों का चार्ज का वैल्यू सेम है, खाली प्लस माइनस का अंतर है। तो डायपोल उसको बोलेंगे जिसमें एक ऊपर प्लस क्यू चार्ज और दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज हो। तो डायपोल का टोटल चार्ज हमेशा पूछता रहता है द्विध्रुव का कुल आवेश, तो एगो प्लस क्यू एगो माइनस क्यू मिलकर टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है? 0। दूसरा डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट हिंदी हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। डायपोल मोमेंट हिंदी क्या हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण। तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, P वेक्टर बराबर Q इंटू 12 वेक्टर। ठीक है, P। तो ध्यान दीजिएगा, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, जिसका डायरेक्शन होता है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो P हमारा हो गया डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण, Q हो गया हमारा क्या हो गया? चार्ज हो गया, चार्ज हो गया, आवेश हो गया, और 12 जो हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया, स्थिति सदिश हो गया, स्थिति सदिश हो गया, स्थिति सदिश हो गया।
12 हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, जो क्या हो गया हमारा स्थिति सदिश हो गया। ठीक है, अब ये जो है इसका ए साइन निकाल सकते हैं हम। ए साइन मात्रक क्या आएगा इसमें बताइएगा। तो चार्ज का हो जाता है कूलम, और ये पोजीशन वेक्टर जो होता है उसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों होते हैं, यानी दूरी टाइप का रहता है। दूरी में दिशा जोड़ते हैं, पोजीशन वेक्टर बनता है। ठीक है, तो दूरी के लिए हो जाएगा हमारा मीटर। तो हमारा ए साइन क्या बन जाएगा डायपोल मोमेंट का, ये हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम इंटू मीटर। इसका डायरेक्शन देख सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके दिशा देखिए, दिशा क्या आता है, दिशा जो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज टू फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी ऋणात्मक आवेश से कहां तक, धनात्मक आवेश। ध्यान दीजिएगा, यहां माइनस क्यू चार्ज है, यहां प्लस क्यू चार्ज है। तो किधर से किधर तक, यानी ए से लेकर किधर तक, डायपोल मोमेंट का बी तक डायरेक्शन हो जाएगा। ए से कहां तक, बी तक डायरेक्शन हो जाएगा। एक से लेकर कहां तक, बी तक, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज तक, यानी ए से लेकर कहां तक, बी तक। चलिए तीसरा पॉइंट पर देखिएगा, एक डिबाई होता है, एक डिबाई का जो वैल्यू होता है 3.33 गुना होता है 10 का पावर -30 कूलम इंटू मीटर। याद रखिएगा, वो डायपोल मोमेंट का प्रैक्टिकल यूनिट है, व्यवहारिक मात्रक है। एक डिबाई में होता है 3.33 गुना 10 का पावर कितना, -30 कूलम इंटू मीटर। चौथा, डायपोल पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो देखिएगा, यहां प्लस क्यू या माइनस क्यू। तब फोर्स बराबर होता है F बराबर क्यू ई। तब प्लस क्यू चार्ज है तब प्लस क्यू ई हो जाएगा। यहां पे फोर्स बराबर हो जाएगा, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू ई हो जाएगा। तो डायपोल का जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर प्लस क्यू ई और माइनस क्यू चार्ज है उस पर माइनस क्यू ई। तो टोटल फोर्स निकाल देंगे डायपोल में टोटल, तो माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई, टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो डायपोल पर लगने वाला कुल बल क्या होता है, 0 होता है। तो पूछा जाता है कि डायपोल को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला कुल बल क्या होता है, 0, क्योंकि प्लस चार्ज का प्लस क्यू और माइनस चार्ज का माइनस क्यू। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू जोड़ के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डायपोल पर विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर बल लगेगा कि टॉर्क लगेगा। पूछता है टॉर्क मतलब बल आघूर्ण। बल आघूर्ण वो होता है जो किसी चीज को क्या कर देता है, नचा देता है, घुमा देता है, जैसे पंखा में लगता है। तो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो बल का अनुभव करेगा कि बल आघूर्ण का अनुभव करेगा। बल का तो अनुभव नहीं करेगा क्योंकि टोटल बल जो है फोर्स है वो क्या हो गया, 0 हो गया। बल का अनुभव नहीं करेगा तो क्या चीज का अनुभव करेगा, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण वो होता है जो किसी भी चीज को क्या करता है, नचा देता है। जैसे किसी चीज को घुमाने के लिए क्या जरूरत होता है, बल आघूर्ण होता है। तो विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनका कुल बल 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस क्यू से प्लस क्यू हो जाएगा और माइनस क्यू से माइनस क्यू, टोटल जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। तो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कुल बल 0 हो जाएगा, लेकिन बल आघूर्ण उसमें लगेगा। बल आघूर्ण वो होता है जो नचाता है, पंखा में, झूला में, ये सब नचाने वाला होता है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें 4 के बाद 5 पे, ठीक है। अब डायपोल का जो होता है टॉर्क, जो होता है टॉर्क ड्यू टू डायपोल, वो होता है P क्रॉस E। ये बहुत बार पूछता है, ये क्या होता है, टॉर्क। डायपोल को घुमाने में जो टॉर्क हो जाएगा बल आघूर्ण हो जाएगा। डायपोल को घुमाने में जो बल आघूर्ण हो जाएगा वो P क्रॉस E हो जाएगा। तो P हमारा हो जाएगा डायपोल मोमेंट, ये हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। चलिए अब डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, यानी डायपोल को घुमाने में जो टॉर्क लगा है बल आघूर्ण घुमाने में वो P क्रॉस E होता है। P डायपोल मोमेंट, E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए डायपोल का विद्युत क्षेत्र निकालना है। चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिएगा, E बराबर होता है KP बाई RQ रूट अंडर
3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, यह डायपोल के विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। यह डायपोल के विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 पॉइंट आता है। के क्या है? के का जो वैल्यू होता है 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। आर हमारा क्या है? डिस्टेंस है, दूरी है। ठीक है, पी क्या है? हमारा डायपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है। डायपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है। चलिए अब देखिएगा, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो इसमें यह पूछता है कि डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन रखता है। तो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में इनवर्सली रिलेशन है, लेकिन आर का पावर कितना होता है? 3 होता है। तो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्सली रिलेशन होता है, लेकिन आर का पावर क्या होता है? 3 होता है। चलिए अब इसमें 2 पॉइंट आता है डायपोल में, जैसे माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ठीक है, एक होता है इसे बाइसेक्टर पर। अब बाइसेक्टर को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, हिंदी में बोला जाएगा निरक्षीय रेखा। कौन सी रेखा? निरक्षीय रेखा। ठीक है, ये जो लाइन होता है इस पर, इस तरह से जो इसके साथ होता है, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। इसको बोलते हैं हिंदी में अक्षीय रेखा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम तो यहां से एंगल मापेंगे, यहां से एंगल मापेंगे। तो जो एक्सियल लाइन पर रहेगा, यहां से हम एंगल माप रहे हैं इस लाइन से, और ये एक्सियल पर रहिएगा तो इसी के साथ रहिएगा, तो थीटा बराबर यहां 0 डिग्री लगेगा। इस लाइन से हम एंगल माप रहे हैं, इस पर आपको मापना है, तो इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा? तो परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, इसी से एंगल मापना है, इसी के साथ है तो 0 डिग्री, इसी से एंगल मापना है, इस पर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए। इसके लिए क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? ध्यान दीजिएगा, केपी बाई आर क्यू आता है, केपी बाई आर क्यू। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर 0 डिग्री रखेंगे तो क्या आएगा? एक्सियल के लिए 0 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, कॉस 0 डिग्री रखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 3 1 4 2 हो जाएगा, तो 2 केपी बाई आर क्यू हो जाएगा। देखिए 0 डिग्री रखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 केपी बाई आर क्यू। आप निकाल भी सकते हैं, देखिए कैसे निकाल सकते हैं, या निकाल के दिखा देते हैं। देखिएगा, दिखा देते हैं। तो E बराबर केपी बाई आर क्यू 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। ठीक है, तो केपी बाई आर क्यूब, चलिए cos स्क्वायर थीटा का 0 डिग्री है तो 1 हो जाएगा प्लस 1, तो 3 1 4 हो जाएगा, और 4 का 3 में 1 से गुना करेंगे 3 प्लस 1 4, 4 का रूट निकालेंगे 2, केपी बाई आर क्यूब। चलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो 90 डिग्री रखना है, तो चलिए E बराबर हो जाएगा केपी बाई आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो 3 cos स्क्वायर थीटा का जगह पर 90 डिग्री प्लस 1, तो थीटा 90 डिग्री 0 होता है, 3 में 0 से गुना करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, केपी बाई आर क्यूब। चलिए ये 90 डिग्री हमारा 0 होता है, 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1, 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा केपी बाई आर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आधा है, तो चलिए हम दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, E एक्सियल बाई E इक्वेटोरियल। ध्यान ये दूसरे पेज में निकालते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल तो निकल गया, दूसरे पेज में इसको निकालते हैं। चलिए अब एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड, अक्षीय का और इक्वेटोरियल का, दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो एक्सियल का आया था 2 केपी बाई आर क्यूब, और इक्वेटोरियल का आया था केपी बाई आर क्यूब, कट जाएगा 2:1। तो चलिए बहुत मेहनत से जो है हम सब डाटा को जो तैयार करके और आपके लिए सॉल्यूशन किए हैं, इसमें कुछ डाउट रह जाता है या जो चीज आपको प्रॉब्लम रहता है उस कमेंट करके जरूर बताएंगे हमको। आगे
किसी वीडियो का रिक्वायर्ड होगा तो कमेंट में बताइएगा, उस पर वीडियो हम जरूर बनाएंगे।